भाई साउथ अमेरिकन फुटबॉल मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ तो कोपा अमेरिका देखता हूँ और वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिकन टीम्स देखता हूँ। उसके अलावा अर्जेंटीना के मैच थोड़े देख लेता हूँ, वरना इसके अलावा मैं किसी टीम का कोई मैच नहीं देखता, चाहे वो फ्रेंडली है चाहे वो कोई भी है। ठीक है। बहुत टाइम से सुनने में आ रहा है, मेरे कुछ भाइयों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि आप ब्राज़ील को थोड़ा सा कवर करो। तो मैं ये नहीं कहता कि भैया मैं उनको इन डेप्थ जानता हूँ, मैं नहीं जानता। लेकिन जो मैंने पिछले कई टाइम से वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं, मैंने जो कोपा अमेरिका के मैचेस देखे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मैंने सुना है कि भाई जिस तरह से टीम में कोऑर्डिनेशन की कमी है, ठीक है। फ्रंट थ्री इतने स्ट्रॉन्ग है उनके, मेरे हिसाब से साउथ अमेरिकन फुटबॉल में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रंट थ्री ब्राज़ील के ही हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि ब्राज़ील परफॉर्म नहीं कर पा रही। मतलब 2002 के बाद का अगर वर्ल्ड कप देखा जाए तो ब्राज़ील कभी भी कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेली जहाँ पे हम ये कह सकें कि ये वही ब्राज़ील है जो रिवाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डीनियो इनके टाइम पे हुआ करती थी। तो इस बात का आज एनालिसिस करेंगे। थोड़े बहुत आंकड़े मैंने निकाले हैं पिछले 6-7 मैचों के, ज़्यादा के मैंने निकाले नहीं है। तो चीज़ों को सिंपल रख के इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि प्लेयर की जो होती है ना, प्लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ब्राज़ील में इस टाइम क्यों सूट नहीं कर रही है, जबकि वो सारे ड्रिबलिंग ड्रिबलिंग सब में अच्छे हैं। ठीक है। तो भाई मैं कुछ मैचेस आपको बताता हूँ और उसमें नंबर ऑफ शॉट्स ऑफ ब्राज़ील के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप याद करो वो 2002 के वर्ल्ड कप का फाइनल जहाँ पे एक तरफा भूस भर दिया था ब्राज़ील ने, ठीक है। और आज की ब्राज़ील उसमें हम कंपेयर करते हैं भाई। तो कोपा अमेरिका के पहला मैच में ब्राज़ील वर्सेस कोस्टा रिका में 0-0 की स्कोर लाइन थी, 0-0। इसमें आपके 19 शॉट्स थे ब्राज़ील के और सिर्फ 3 ऑन टारगेट थे। आप सोचो, सिर्फ 3 ऑन टारगेट, इस लेवल के प्लेयर, और ओनली 3 शॉट्स ऑन टारगेट, 3। इसके अलावा ब्राज़ील वर्सेस पैराग्वे, उसमें ब्राज़ील ने 4 गोल मारे जिसमें 17 शॉट्स थे और ऑन टारगेट फिर भी कम थे, ओनली 6 शॉट्स ऑन टारगेट। ये मैच चलो फिर भी हम स्कोर लाइन के बेस पे मान लेते हैं अच्छा था। उसके बाद हुआ भाई ब्राज़ील वर्सेस कोलंबिया, 1-1 का ड्रॉ हुआ, एक गोल स्कोर किया भाई, और उसमें भी 7 शॉट्स, 3 ऑन टारगेट, ओनली 7 शॉट्स भाई। ये ब्राज़ील का स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं। उरुग्वे से फिर ब्राज़ील का मैच हुआ जो कि 4-2 पेनल्टीज में जाके उरुग्वे ने जीता। लेकिन सबसे बड़ा कैच क्या है, इसमें 74th मिनट में उरुग्वे को रेड कार्ड हो गया था, उसके बावजूद भी ब्राज़ील गोल स्कोर नहीं कर पाई। आप सोचो, और 74 मिनट के बाद, यानी कि 16-17 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगाए तो 20-25 मिनट के बाद भी ब्राज़ील के 7, ओनली 7 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 7, जिसमें से 3 ऑन टारगेट, 3। उसके बाद मैच हुआ अभी फ्रेंडली ब्राज़ील इक्वाडोर का, जिसमें ब्राज़ील ने 1-0, ओनली 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट इक्वाडोर, और इसमें भी 10 शॉट्स, 3 ऑन टारगेट। फिर जो लास्ट मैच हुआ ब्राज़ील वर्सेस पैराग्वे जीती, इसमें ब्राज़ील के 9 शॉट्स, 3 ऑन टारगेट। प्रॉब्लम क्या है, जब आपके पास विनीशियस है, अब एंड्रिक भी खेल रहा है, रोड्रिगो भी खेल रहा है, ठीक है, रफीनिया भी है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है टीम में। देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इतना इन डेप्थ ब्राज़ीलियन फुटबॉल को नहीं जानता हूँ, हाँ, लेकिन जो मैंने उनके मैचेस देखे हैं उसके बेस पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इन प्लेयर्स में रोनाल्डीनियो की स्टेटमेंट पे सब लोग भड़क गए थे ब्राज़ील पे, ठीक है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट गलत नहीं थी। मैं तब भी साथ था, मैं अब भी साथ हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर्स ना फुटबॉल पे कम ध्यान देते हैं। आपने देखा कभी, जब स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हुआ करती थी ब्राज़ील की, किस लेवल के प्लेयर हुआ करते थे, और वो प्लेयर्स सिर्फ फुटबॉल पे ध्यान दिया करते थे भाई, उनकी परफॉर्मेंस में वो दिखता था। यहाँ पे हम सिर्फ अगर विनीशियस को उठाते हैं, 24 घंटे उसका विक्टिम कार्ड जेब में रहता भाई, ठीक है। नंबर 2 रफीनिया को उठाते हैं, वो अब अच्छा खेलना शुरू हो गया है, वरना पहले वो भी भाई रद्दी ही खेलता था। एंटनी पता नहीं कहाँ है भाई, वो भी मतलब एक तरह से एंग्री बर्ड की तरह इधर उधर घूमता रहता है, खेलता हुआ मैंने उसको बहुत कम देखा है। इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस उसकी शो वोटिंग पे उसको पसंद नहीं करते कि तू तब शो वोटिंग करता है जब टीम को जरूरत है गोल्स की। सिर्फ एक प्लेयर जो इनका मेरे को खेलने वाला लगता है वो है रोड्रिगो, जो कि अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने लग गया, जिसके बयान पहले नहीं आते थे मड्रिड की तरफ से, लेकिन अब धीरे धीरे रोड्रिगो अनकंफर्टेबल हो रहा है अपनी पब्लिसिटी को लेकर रियल मड्रिड के स्क्वाड में। तो वो चीज़, वो मेंटालिटी उसके अंदर आ गई है कि भैया मुझे भी श्रेय दो। कंट्री से देखो यार, क्लब फुटबॉल में आप श्रेय मान लो, लेकिन कंट्री फुटबॉल में एक्सेप्ट मेसी एंड रोनाल्डो, आप किसी नेमार को भी एक हद तक मान लेते हैं, लेकिन नेमार कभी इतना ईगोस्टिक रहा नहीं है ब्राज़ील को लेके, ठीक है। इतना ज़्यादा उसने कोपा भी नहीं जीता, उसने वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, तो इतनी उसको क्रिटिसिज्म मिलती नहीं है जितनी मेसी को मिला करती थी और रोनाल्डो को मिलती है। तो इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं भाई। और वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखो तो ब्राज़ील चोकर्स की तरह खेल रही है यार।
चोकर्स की तरह। कहाँ पे गोल खा रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने क्रोएशिया के अगेंस्ट मैच थ्रो कर दिया, मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है प्लेयर्स के अंदर, दिखता नहीं है। सब हेयर स्टाइल बना के आ रहे हैं, सबने अपने बाल कलर करवा रखे हैं, लाइन में कलर करा रखे हैं। 2022 के वर्ल्ड कप का ही एक मैच था जिसमें ब्राजील ने जीतने से पहले ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। यानी कि ब्राजीलियन जो फुटबॉल है, ब्राजीलियन जो फुटबॉलर्स हैं, वो सामने वाली टीम को उतनी इज्जत नहीं देते हैं मैच खत्म होने से पहले जितनी देनी चाहिए, और ये सही हुआ। अगर आप जीतने से पहले सामने वाली टीम को मॉक कर रहे हो, उनको चिढ़ा रहे हो, तो भाई आपको हारना चाहिए। चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पोर्टुगल हो, चाहे वो जर्मनी हो, कोई सी भी टीम हो। मैच के दौरान आपको एक रिस्पेक्ट बना के रखनी पड़ेगी। हाँ, उन मैचेस को आप हटा दो जो कि राइवलरीज में आते हैं, जैसे कि आपका अर्जेंटीना और ब्राजील हो गया, जो कि ठीक है, उसमें मानते हैं कि उसमें वो है, लेकिन ये नहीं कि आप हर टीम के अगेंस्ट अपना एक एरोगेंस दिखा रहे हो आप। अब आपका जो एंड्रिक को टाइम से पहले इन्होंने इतना हाइप करना शुरू कर दिया, इतना हाइप करना शुरू कर दिया कि अब वो शायद वो प्रेशर ब्राजील में ले नहीं पा रहा है। मैड्रिड में ले जाएगा क्योंकि मैड्रिड में क्वालिटी है, लेकिन वहाँ नहीं ले पा रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं इन फ्रंट थ्री लाइन के अलावा, मैं पूछूं भाई, मैंने ब्राजील का स्क्वाड खोल के देखा कि इनके स्क्वाड में है कौन कौन। आधे से ज़्यादा प्लेयर्स के मुझे नाम ही नहीं पता। उनका एक प्लेयर है पकेटा, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही हो। उसके अलावा मुझे, और फ्रंट थ्री के अलावा मुझे ब्राज़ील के किसी भी प्लेयर का नाम ढंग से याद नहीं, और मुझे ये नहीं पता वो कौन सी लीग में खेलते हैं। तो ये हालत तो है ब्राज़ीलियन फुटबॉल की। ठीक है, वो यूएसपी या मार्केटिंग कह लो आप, लेकिन ब्राज़ील का मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उनके कोच का नाम नहीं पता भाई, अभी सर्च मारूंगा, कोच का नाम नहीं पता। क्यों क्यों? बाकी हमें हर यूरोपियन लेवल की टीम के कोचेस का नाम पता है, हमें अर्जेंटीना के कोचेस का नाम पता है जो रहे हैं, इनके बारे में पता नहीं चल रहा यार करंटली। तो ब्राजीलियन फुटबॉल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि फुटबॉल कम और कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स की टीम हो गई है भाई। विनीशियस हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। विनीशियस क्या होता है कि विनीशियस भागता है, मुझे इंडिविजुअल लगता है कि ब्राजील की जो टीम है ना वो इंडिविजुअल खेल रही है। विनीशियस भाग रहा है, ठीक है, ड्रिबल नहीं हो पा रहा, फिर भी कर रहा है, फिर भी कर रहा है, ठीक है, धक्के पड़ गए, फिर वो नौटंकी जो वो करता है, ठीक है, नौटंकी वाला गेम बना दिया ब्राजील के फुटबॉल को। और ये फुटबॉल हम देखा नहीं करते थे भाई, इतना डोमिनेटिंग फुटबॉल देखा है ब्राजील का कि मजा आता था देखने में, लेकिन अब ना वो चीज़ गायब होती आ रही है। और ये टीम जो वर्ल्ड कप में खेली है वो नेमार की वजह से खेल ली भाई। अब ये सिद्ध हो गया है, ये प्रूव हो गया है कि नेमार के बिना ये टीम कुछ नहीं है, कुछ भी। अब बात करते हैं भाई, क्लब फुटबॉल आ गया है। कल मैड्रिड का मैच है सोसिएडाड से, और सोसिएडाड का होम है, और मैड्रिड के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि वो सीरियसली भी लेंगे, क्योंकि मैड्रिड के हाथ में एक चीज़ है, और वो है एक खराब रिकॉर्ड बार्सिलोना का आफ्टर इंटरनेशनल फुटबॉल पॉइंट्स ड्रॉप करने का। क्योंकि अगर बारसा ने वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप नहीं किए और मैड्रिड भी यहाँ जीत गई, तब भी चीज़ें बारसा की फेवर में रहेंगी। लेकिन अगर मैड्रिड ने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप कर दिए और बारसा वहाँ जीत गई, चीज़ें फिर मैड्रिड के लिए बहुत टफ हो जाएंगी। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि ये टीम इस बार, ठीक है, मैड्रिड बोलते हैं ना कि मैड्रिड पेपर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी तरफ देख भी नहीं पाता मैं। जैसे पेपर देखूंगा ना, मैं यूं एज ए बारसा फैन न्यू हो जाता हूँ भाई, नाम देख के बहुत सारे। लेकिन कोऑर्डिनेशन से एक फुटबॉल टीम चलती है। तो मैड्रिड के नज़रिए से एम्बाप्पे फॉर्म में आ गया है भाई, जिस हिसाब से दिखाया गया है अगेंस्ट रियल बेटिस। विनीशियस और एम्बाप्पे का जैसे एक कोऑर्डिनेशन दिखाया गया है। विनीशियस जिस हिसाब से अपनी पेनल्टीज एम्बाप्पे को दे रहा है, ये सब कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। टीम में एक वो आ गई है, कोऑर्डिनेशन आ गया है, तो ला लीगा का स्वाद अब बढ़ जाएगा। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैच है टफ, स्टेडियम है टफ। सोसिएडाड थोड़ी सी इस बार वीक खेल रही है, लेकिन उनके होम पे उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि मैड्रिड जो है, बोलते हैं ना, मोमेंट्स की टीम है, वो गेम प्ले पे इतना विश्वास रखती नहीं है। अबे जाके तो मान के चलते हैं भाई कि मैड्रिड इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंस शो कर रही होगी अपना टुवर्ड्स दिस मैच। हाँ, बेलिंगम नहीं है, ठीक है, सबसे तगड़ी उनकी रीढ़ की हड्डी वो नहीं है, और ऐसे अवे टफ स्टेडियम पे जाके बेलिंगम के बिना खेलना उनको बैलेंस थोड़ा सा वो करेगा, क्योंकि आप उसके बिना होम पे तो खेल लिए हो, लेकिन इस टाइम अवे खेलना मैड्रिड के लिए ज़्यादा ज़रूरी है विदाउट बेलिंगम। और मानना पड़ेगा भाई, बेलिंगम ने इस टीम में अपनी जगह इतनी ज़्यादा बना ली है कि उसकी एब्सेंस खल रही है। और मैंने कई टाइम से जो मैं फुटबॉल देख रहा हूँ ना भाई मैड्रिड का,
मैड्रिड कभी भी किसी एक प्लेयर की मोहताज नहीं दिखी है, लेकिन इस टाइम मुझे वो दो प्लेयर्स की मोहताज लग रही है। पहली जो जा चुका है क्रूस, दूसरा बेलिंगम, उसके बिना टीम चल नहीं पा रही जैसे चलनी चाहिए। तो मैड्रिड के लिए एक पॉइंट है प्रूव करने के लिए, मैड्रिड के पास एक मौका है बारसा पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि बारसा का मैच है परसों संडे को 7:45। तो अगर मैड्रिड ये मैच जीत जाती है तो बारसा पे बहुत प्रेशर रहेगा गिरोना के अगेंस्ट। लेकिन अगर मैड्रिड यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर जाती है तो बारसा फ्रीली खेल सकती है। अगर पॉइंट्स भी ड्रॉप हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जीत गए तो मैड्रिड से बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। तो दोनों के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करता हूँ तो भाई बहुत सोच समझ के बोलूँगा, कोई बायसनेस नहीं। जीतने की तो भाई मैं ये कहता हूँ 60% मैड्रिड जीतेगी, और 30% ड्रॉ होगा, 30 भी नहीं 35% ड्रॉ होगा, और 5% ये जीत सकती है सोसिएडाड अपने घर पे। तो भाई मिलते हैं कल, और बारसा की प्रीव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विस्कल बारसा।